नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक ए का प्रश्नावली का सलूशन कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नमाला 1B का सलूशन। तो इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। शायद आपने पिछले वाले वीडियो को देख लिए होंगे, देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज 1 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नमाला 1 का बी है, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये दिया है, हम सिंपल क्या कर लेते हैं, भागफल और शेषफल का दिया है संबंध। तो भागफल को हम मान लेते हैं x है और शेषफल को हम मान लेते हैं y है। भागफल को x मान लेते हैं और शेषफल को y मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखिए, इसमें कोई ट्रिक लगाने वाली बात नहीं है, बस बेसिक को समझते चलिए, आपको बेसिक से ही बनेगा क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे y, और इसी में आप थोड़ा सा शॉर्टली आप करना चाहते हैं तो आप स्टेप को काट सकते हैं, वहीं शॉर्ट हो जाएगा आपका। तो शेषफल को हमने y मान लिया है। बोल रहा है इसमें कि इनका योग, इन दोनों का योग, भागफल और शेषफल का योग यानी x + y का योग आपका दे दिया गया है 8, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में दिया है इनके वर्गों का योग 34 है, यानी x² जो y² जो दिया है वो 34 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कह रहा है कि तो संख्या वो ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो संख्या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल की ज़रूरत है। तो भागफल और शेषफल तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, उसके बाद भाजक इसमें दिया ही है 4 से भाग देने पर, तो तीनों चीज़ मिल जाएंगे तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसका समीकरण, इसको अगर हम 1 मान लें और इसको 2 मान लें तो समीकरण 1 से हम चलेंगे तो क्या हो सकता है, हमारा समीकरण 1 से अगर चलें तो हम इनको वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, तो x + y द होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर 8 का स्क्वायर होगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो x² जो y² जो 2xy हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब हम स्वतंत्र है, x² जो y² का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, चूँकि यहाँ समीकरण 2 में दिया गया है, इसका वैल्यू 34 है, 34 रख देंगे, प्लस 2xy बराबर 64 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो हमारा 2xy का वैल्यू निकल कर आएगा 64 में से इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 होगा, 30 हो जाएगा। इसलिए xy का वैल्यू आपका 2 से कट जाएगा तो ये 15 बार में आ जाएगा, यानी ओवरऑल xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आप एक फार्मूला जानते हैं, x - y द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं, x² और प्लस y² - 2xy होता है, ठीक है। ये फार्मूला जानते हैं हम। ये फार्मूला का यूज़ क्यों किए, क्योंकि हमारे पास समीकरण x + y के फॉर्म में मिल गया है। तो अब है हमें समीकरण किसकी ज़रूरत है, x - y के फॉर्म में, ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ आसानी से, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और ये देखिए x - y द होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x² जो y² का वैल्यू हम 34 रख सकते हैं इसके स्थान पर, और -2xy है तो -2xy का वैल्यू यहाँ पे हम 30 भी रख सकते थे। यहाँ पे अगर न काटते तो 30 भी हम रख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ चलिए काट दिए हैं तो 2xy का वैल्यू है ना 15, तो कोई बात नहीं है, -2xy का वैल्यू आप 30 यहाँ से कर सकते हैं। चलिए x - y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 में से 30 घटेगा तो हमारा 4 बच जाएगा, ये गुना कट जाएगा तो 30 हो जाएगा, 1 घटेगा 4 हो जाएगा। ओवरऑल x - y बराबर 2 हो जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं इसको। अब हमें दिख रहा है इक्वेशन 1 और 3 से x + y x - y इज इक्वल टू कुछ दिया गया है, तो यहाँ से हमारा एक पद आसानी से ख़त्म हो सकता है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों समीकरण को। तो x + y बराबर 8 है पहला समीकरण, और तीसरा x - y है बराबर 2। इसको जोड़ देंगे सिंपल तो ये वाला कट जाएगा, और ये 2x बराबर 10 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी x हमारा क्या निकल गया, भागफल। अब y निकालना है तो किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 - x। तो 8 - x कर देंगे तो x 5 निकला हुआ है तो ये 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 3 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है, भागफल निकल गया, शेषफल निकल गया और भाजक भी दिए गया। तो हम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं,
संख्या बराबर भाज्य, या फिर संख्या कहिए, भाज्य कहिए, या फिर उस संख्या कह सकते हैं। भाज्य या संख्या बराबर भाजक, भाजक कितना है 4 गुने भागफल, भागफल कितना x का वैल्यू 5 आया भागफल, और जो शेषफल कितना है, शेषफल हमने y माना है, y का वैल्यू 3 आया तो इसको 3 जोड़ देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका आंसर जो आएगा वो 23 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 अंकों से बनी कोई संख्या है, मान लेते हैं वो 3 अंक x, मान लेते हैं पहला डिजिट जो होगा, पहला डिजिट का ये पहला अंक मान लेते हैं x है, दूसरा डिजिट हमारा मान लीजिए y है, और तीसरा डिजिट मान लीजिए आप क्या है z है। ठीक है, एक्स वाई जेड, इस प्रकार से अंकों को रखेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, एक्स वाई जेड के रूप में बन जाएगी। अंकों को पहला अगर मानते हैं इसको, और दूसरा इसको, तीसरा इसको, तो एक्स वाई जेड बनेगी। अगर इसी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा, जेड एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, जेड वाई एक्स बनेगा, जेड वाई एक्स, उल्टा करेंगे तो जेड वाई एक्स पहले करेंगे। ठीक है, ये उल्टा क्रम हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों अंकों का योग दे दिया गया है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों अंकों का योग 6 दिया है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन छोड़ देते हैं, तीसरा कंडीशन पर आते हैं। कह रहा है कि यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। यदि मध्य अंक, यानी मध्य अंक ये वाला है, ये वाला सेकंड मतलब इसके बीच वाला, यानी y है। कह रहा है कि y जो है इन दोनों अंकों के मध्य के बराबर है, मतलब मध्य का मतलब मध्य के औसत के बराबर बोल रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस जेड, अब बटा 2 करेंगे तब ये जाकर मध्य वाला अंक इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ से ये कह रहा है। उसके बाद शुरू में 2 नंबर कंडीशन दिया है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंक हम अगर पलट देंगे, यानी इसके अंक से हमारा संख्या का निर्माण किस प्रकार होगा, अंक अगर पलट देंगे तो ये संख्या का निर्माण हो जाएगा 100 जेड अब प्लस में हमारा 10 वाई और प्लस में x हो जाएगा। अंक जब पलट दे रहे हैं तो ये अंक मूल अंक से 198 अधिक है, मतलब मूल अंक हमारा ये वाला है मूल संख्या, तो 100x मूल संख्या कर देंगे और जोड़ y करेंगे 10 y हो जाएगा। उसके बाद z हमारा z हो जाएगा। ये कितना अधिक है, इससे ये वाला जो अधिक है 198 अधिक है, इसमें 98 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 198 इसमें हमें जोड़ देना है। अब यहाँ से देखिए, इसको हम अगर इक्वेशन सॉल्व करें, अब ये आप कहेंगे 100 जेड कैसे लिखिए, 10 वाई कैसे लिख दिए, तो देखिए इसका मतलब ये होता है किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लेते हैं 5 6 7 है, 567 लिखना है। हम इसको 567 तो केवल हमने अंक रख दिया है, ये एक अंक है, 2 अंक और तीसरा अंक ये है। हमने केवल अंकों को सिचुएट कर दिया, जिस प्रकार से एक्स वाई जेड सिचुएट किया है। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 567 आ जाना चाहिए। तो हम जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई पर ये है तो इकाई में हमेशा 1 से इकाई में हमेशा 1 से गुना किया जाता है, दहाई में हमेशा 10 से गुना किया जाता है, और ये सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़े में हमेशा 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ z जो है उलटकर जो बना है ये सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 100 जेड, ये दहाई के स्थान पर इसलिए 10 से गुना किए हैं तो इसमें 10 वाई हो जाएगा। ये इकाई के स्थान पर इसलिए 1 x यानी x। इसी प्रकार से ये जो है इसके फॉर्म में ये कर देंगे, और ये जो संख्या उलट कर बनी है, ये उलट कर जो संख्या बनी है ये मूल संख्या से 198 अधिक है, तो हमने 198 अधिक लिख दिया। बाकी समझ गए कि कैसे हम 100 जेड 10 वाई लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमें दोनों पक्षों में 10 वाई दिख रहा है, तो दोनों पक्षों से 10 वाई ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास बच गया है इधर 100 जेड
और इधर से हमारा बचा है केवल z, ठीक है। इधर बच गया है x और केवल इधर बचा है 100x, तो 100x घटा लेंगे, इधर बच जाएगा 198 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 99z हो जाएगा और माइनस का फिर 99x हो जाएगा इजिकल टू 198 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 99 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस x बच जाएगा और ये 198 हो जाएगा। ये 99 से 2 बार में कट जाएगा तो z माइनस x इजिकल टू हमारे पास बच जाएगा 2, ठीक है। इक्वेशन इसको हम 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस y का वैल्यू हम इस मान में रखेंगे। यहाँ से y का वैल्यू हम क्या कर देंगे, एक समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 x है और y के स्थान पर टोटल है लिख देंगे x प्लस z अब बटा 2 लिखेंगे, अब प्लस में z है बराबर 6 कर देंगे। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे ओवरऑल अगर करें तो 2x हो जाएगा, ये x प्लस z हो जाएगा, ये 2z हो जाएगा इज इक्वल टू 2 छके 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 2x और x 3x हो जाएगा और 3z हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ से ओवरऑल 3 कॉमन कर देंगे तो x प्लस z बराबर 4 हो जाएगा, 3 कॉमन करेगा इधर कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं कितना, 4, 3 मान लिए हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, z x, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, इसको x प्लस जेड भी लिख सकते हैं, z प्लस x भी इसको लिख सकते हैं बराबर 4 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों और में कर ले सकते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। अब हमें दिख रहा है 3 और 4 समीकरण में हमें x और z का वैल्यू निकल जाएगा। 3 और 4 समीकरण हम ले लेते हैं तो यहाँ से 3 में से हम 4 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 3 में 4 को जोड़ देते हैं तो 4 नंबर z प्लस x है, इतना बराबर 4 कर देते हैं, हम जोड़ देंगे तो सिंपल ये कट जाएगा तो हमारा ये 2z हो जाएगा, जोड़ रहे हैं और ये 6 हो जाएगा, इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, z के स्थान पर ये 3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 3 बार में, यानी z बराबर हमारा 3 निकल गया, यानी हमारा कौन सा इकाई का अंक निकल गया है, इकाई का अंक हमने निकाल दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, z का वैल्यू किसी भी मान में रख देंगे, z यहाँ से निकल सकता है किसी इन दोनों समीकरण 3 या 4 में रख देंगे z का वैल्यू तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम अगर z का वैल्यू रख देते हैं, दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, रुकिए, चलिए अगर हम यहाँ पे z का वैल्यू रख देते हैं तो z हमारा 3 है तो x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 4 में से इस z का वैल्यू निकाल देंगे, z का वैल्यू 3 है तो ये घटकर 1 आ जाएगा, यानी हमारा ये भी निकल गया, x का वैल्यू भी निकल गया। अब हमारे पास y का वैल्यू निकलना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 2 में मान रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस z, x कितना निकला है, x 1 निकला है और z कितना है, 3 है, इसमें 2 से भाग कर देना है तो ये 4/2 हो जाएगा, ओवरऑल 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x निकल गया, y निकल गया और z निकल गया। अब सिंपल हमें अंकों को सजा देना है, x y z कर देना है, वो संख्या ज्ञात कर देना है। तो x का वैल्यू जहाँ है उसको रख देंगे x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर हमारा कितना आ गया 2 और z के स्थान पर 3, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, x y z 1 2 3 यानी 123 हो जाएगी, ठीक। आशा करता हूँ समझ रहे हैं बातों को। चलिए इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस कंसेप्ट से हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे, और इक्वेशन थोड़ा फास्टली क्विकली सॉल्व करना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, रिप्ले करके समझ में आ जाएगी बातें। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की चौगुनी थी, ठीक है। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। कुल परीक्षार्थी कितने हैं, कुल कितने परीक्षार्थी थे ये ज्ञात करना है। तो हमें मान लेना है कि पहले कंडीशन के अनुसार पहले अनुत्तीर्ण छात्र को मानेंगे, मान लेते हैं अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्र हमारे पास x है, मान लीजिए अनुत्तीर्ण छात्र जो थे वो x थे।
तो जाहिर सी बात कह रहा है इसमें, तो उत्तीर्ण जो छात्र थे अनुत्तीर्ण के 4 गुना थे। अनुत्तीर्ण छात्र जितने थे उसके 4 गुना ये थे। ठीक है, कह रहा है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, तो यहाँ से अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण मिलाकर हम करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने छात्र हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दो ही कैटेगरी के छात्र होंगे, एक उत्तीर्ण होंगे या अनुत्तीर्ण होंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये 5x टोटल छात्र हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट या टोटल छात्र हो जाएंगे। अब कंडीशन कह रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, मतलब ये 5x न होकर अगर कुल विद्यार्थी 5x थे, तो कह रहा है कि इसमें से अगर 35 कम होते परीक्षार्थी, ठीक है, तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते और 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, पहले x थे लेकिन अब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाती? अब की बार अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमारे पास x + 9 हो जाती, मतलब 9 अधिक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी 9 अधिक हो जाते तो x + 9 कर देंगे। तब कह रहा है कि तब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात जो होता, अनुपात जो होता वो आपका कितना का हो जाता? 2:1 का हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टोटल हमारा संख्या विद्यार्थियों की जो थी इतनी हो जाती और अनुत्तीर्णों की संख्या इतनी हो जाती, तो जाहिर सी बात है उत्तीर्णों की संख्या कितनी हो जाती? उत्तीर्ण की संख्या टोटल में से अनुत्तीर्ण को घटा देंगे तो उत्तीर्ण की संख्या निकल जाएगी। तो 5x - 35 में से हम घटा देंगे इसको तो -x - 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे तो ये उत्तीर्णों की संख्या निकल जाएगी। तो ये 35 में से x 5 में से x घटेगा तो 4x हो जाएगा और 35 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 गया 9 6 15, ये क्या 15 में से 9 गया 9 6 15, यानी ये आपके पास अरे जोड़ देना पड़ेगा, ये दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, 9 5 14 हो जाएगा, यानी 44 हो जाता है। ठीक है, तो इतना उत्तीर्ण हो जाता है। अब हमें कह रहा है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात जो होता है 2:1 हो जाता है। तो उत्तीर्ण हमारा कितना आ गया? उत्तीर्ण आ गया 4x - 44। तो उत्तीर्ण के स्थान पर हम लिख सकते हैं 4x - 44। ठीक है, और अनुत्तीर्ण के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? x + 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में x + 9। तब यही अनुपात 2:1 होता, मतलब 2 ये रेशियो ये हो जाता। अब यहाँ से हम कर लेंगे, सिंपल सोल्यूशन कर लेना है, तो ये 4x - 44 = 2x + 18 हो जाता। यहाँ करते हैं, 4x में से 2x घटेगा तो 2x = 18 में 44 जोड़ देंगे। यहाँ से करेंगे तो 2x = 8 4 12 4 1 5 1 6, इसलिए x = 31 हो जाता है। ये 2 से काट देंगे तो 31 बार में कट जाएगा। ठीक है, x हमारा निकल गया 31। तो जाहिर सी बात हमें पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 5x थी। तो सिंपल कुल विद्यार्थी बराबर लिखेंगे 5x, कुल विद्यार्थी या कुल छात्र की संख्या हो जाएगी 5x। x का वैल्यू कितना आ गया? 5 × 31 कर देंगे तो ये 155 आपके टोटल विद्यार्थी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 4 नंबर दिया है क्वेश्चन आपका। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 का शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो 0 शेष बचते हैं, मतलब कोई शेष नहीं बचता है। तो न्यूनतम संख्या लड़कों की ज्ञात कर देनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि अगर उस 8 लड़के अगर रखते हैं तो ये 6 शेष बच जाता है, यानी इसमें 2 ही लड़के भर रहे हैं। अगर 10 रखते हैं तो 8 शेष बच जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 12 रखते हैं तो 10 शेष बच जा रहा है। ठीक है, अगर 14 रखते हैं तो ये क्या 0 शेष बचता है, यानी कोई शेष नहीं बचता। तो ये तो मामला सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम प्रयोग करते हैं एलसीएम विधि का। हमेशा एलसीएम इसमें पूछ रहा है तो न्यूनतम संख्या क्या होगी लड़कों की, तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हमेशा जब भी एक से अधिक डाटा में तुलना करना होता है तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। तो इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब 120 ये सबसे पूर्णतः भाग कब लगेगा? जब इन सभी में रिमाइंडर जो आ रहा है, यानी शेष जो आ रहा है,
इसमें भी शेष 2 आ रहा है, यानी इसमें भी अंतर 2 आ रहा है, इसमें भी अंतर 2 आ रहा है। इसके भाजक और शेषफल में अंतर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमेशा कभी भी ये कटेगा किससे, ये हमेशा कटेगा इन सब से। अगर इसमें से ये हम 2 को घटा लेंगे तो ये प्रत्येक से कट जाएगा, लेकिन इससे हमें कटाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कह रहा है कि अगर 14 लड़के कतार में रखते हैं तो 0 शेष बचता है, तो हमें फोकस करना है कि 14 से भाग देने पर वो संख्या कब कट रही है, इस पर ध्यान देना है। क्योंकि 0 हमें शेष भगाना है, इसमें तो शेष बच रहा है 6, 8, 10, लेकिन इस शेष को नहीं बचाना है। हमें 14 से भाग देने पर 0 शेष बचना चाहिए, यानी प्रत्येक स्थिति में हम क्या करेंगे, 14 से भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो इससे हम भाग कब लग पाएगा, जब इसमें से 2 घटा लेंगे। तो इसका कंडीशन ये बनेगा कि अगर 120 में से आप 2 को घटा लेंगे तो ये टोटल इससे विभक्त हो जाएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन इससे विभक्त हमें नहीं करना है, हमें 14 से विभक्त करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें 14 से भाग लगाएंगे। अगर ये जहाँ जाकर 0 बन जाता है वहाँ हमारा न्यूनतम संख्या निकल जाएगी लड़कों की। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर इसका क्रिया करते हैं तो यहाँ पे 120 है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 5 से विभक्त हो रही है, ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है। कोई संख्या 5 से विभक्त हो रही है, 5 मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 15 है, ठीक है, अगर ये 5 से विभक्त हो रही है तो जाहिर सी बात है ये अगली इसकी गुणज संख्या जो होगी वो 5 से विभक्त होगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 5 ये 15 5 से विभक्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 15 में अगर 2 से भी गुना कीजिएगा और 5 से भाग दीजिएगा तो ये विभक्त होगा। अगर 15 में 3 से गुना कीजिए, 5 से भाग दीजिए तो भी आपका ये संख्या विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम इसमें ये सोचेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर ये अगर नहीं कट रहा है, जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा 118, 14 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा पूर्णतः, 0 शेष नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको बिल्कुल हूबहू समझने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई संख्या है, जैसे 18 में से हम 3 को घटा रहे हैं और 5 से भाग दे रहे हैं तो ये बिल्कुल कट रहा है। या फिर मान लीजिए कि कोई संख्या आपका इसमें हम 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, कोई संख्या है 18 में से 2 घटाकर 5 से भाग दे रहे हैं तो ये नहीं कट रहा है। तो हमें ये सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें इसमें गुना कर देंगे, 2 घटा देंगे तो ये हमारा पूर्णतः कट जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 18 में एक बार किए हैं तो नहीं हुआ, 2 बार गुना करेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो 18 दूना 36 में से 2 घटेगा तो आपका 34 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इस प्रकार से अब हम इसको चेक करते चलेंगे, तो इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 118 नहीं कट रहा है। तो अब की बार क्या करेंगे, इसके मल्टीपल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल हमेशा इसके से विभक्त हो ही जाता है, तो इसका मल्टीपल करेंगे 120 का। अब की बार 2 से मल्टीपल करके 2 घटा देंगे, तब जाकर ये 14 से अगर विभक्त हो जाता है तो वही न्यूनतम संख्या हो जाएगी बच्चों की। तो ये चेक करना पड़ेगा कहाँ तक जाएगा, ये चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, और इसको छोटा करने के लिए और भी तरीके हैं जिसको आप अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम नहीं बताने वाले हैं अभी, फिलहाल देख लेते हैं। ये हो जाएगा 240 हो जाएगा, घटा देंगे 2 और 14 से भाग करेंगे, अगर 0 आ गया तो वही संख्या इसकी हो जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, ये घटेगा तो 238 हो जाएगा। 238 में अगर 14 से भाग चला गया तो समझिए वो संख्या विद्यार्थियों की क्या हो जाएगी, 238 हो जाएगी। ठीक है, 14 से काट लेते हैं तो 14 एकम 14 हो जाएगा, 13 में से 4 गया, 9 4 13 8, 98 हो जाएगा, 14 सटे 98 हो जाएगी, यानी 17 बार में पूर्णतः कट जा रहा है, यानी न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 238 आपकी विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर जो होगा वहाँ पे आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, कहीं हो सकता है अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होते हैं, तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ समझने की अगर कोशिश करें तो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ रहे हैं कि कोई भी संख्या है अगर किसी भी संख्या से गुना कट रहा है तो उस जाहिर सी बात उस संख्या का कोई भी मल्टीपल करिएगा वो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन बन रहा है -2 घटाने का मतलब ये था कि प्रत्येक दशा में इसमें शेषफल 2 बच रहा था, इसलिए यहाँ पे 2 घटाएंगे तभी ये संख्या उससे विभक्त होगी, इन सभी संख्याओं से विभक्त होगी। लेकिन इन सभी संख्याओं से हमें विभक्त नहीं करना है, हमें 14 से देखना है विभक्त, क्योंकि 14 से ही विभक्त करने पर 0 आ रहा है, तो प्रत्येक दशा में 14 से विभक्त होना चाहिए। तो इसको भी हमने क्या किया है, 14 से विभक्त करने का ये नियम लगा दिया है, ताकि 14 से विभक्त होगा तभी जाकर हमारा ये मान संतुष्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा 238
कट जाएगा 14 बार में पूर्णतः, तो 0 शेष आ जाएगा। जब भी जहाँ 0 शेष आ जाए वहीं आपका आंसर हो जाएगा, यानी 238 पर जाकर ये रुक जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट कीजिए, समझाने की कोशिश करेंगे, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने साढ़े 100 प्रश्न किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? तो मान लेते हैं कि ठीक प्रश्नों का उत्तर की संख्या, मतलब ठीक प्रश्नों की संख्या जो जिसका उत्तर ठीक दिया है, तो ठीक प्रश्नों की संख्या, ठीक प्रश्न की संख्या मान लेते हैं हमारा 1 है। ठीक है, 1 है, और गलत प्रश्न का उत्तर जिसने दिया है उसकी संख्या मान लेते हैं y है। ठीक है, इस प्रकार टोटल 100 ही प्रश्न है। तो हमारा एक कंडीशन बन सकता है कि x प्लस वाई, यानी गलत उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या प्लस गलत उत्तरों की संख्या बराबर टोटल संख्या। तो 100 ही तो प्रश्न है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक कम कर दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से उसे 80 प्राप्त हो रहे हैं। टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उस टोटल सॉल्व करने के बाद उसे 80 अंक प्राप्त हुए हैं। तो भैया अगर उसने x अंक सही किए हैं और एक नंबर पर, एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है 2x अंक मिल जाएंगे। अब की बार अंक पर बात कर रहे हैं, ये सब प्रश्नों की संख्या पर समीकरण बना है, ये अब अंकों पर समीकरण बन रहा है, अंकों पर। तो अगर उसने x प्रश्न सॉल्व किए हैं और एक प्रश्न का उत्तर 2 अंक मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है x अंक सॉल्व किए हैं और x प्रश्नों की संख्या सॉल्व किए हैं, तो 2 अंक मिलेगा, तो 2x हो जाएगा, टोटल अंक हो जाएगा। और गलत अगर उसने कर दिया है, तो मान लीजिए y प्रश्नों की संख्या उसने गलत कर दिया, तो उससे उसको कितना अंक कट जाएगा? 1 अंक कट जाएगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक, इसलिए y प्रश्न अगर गलती किया है तो y अंक कट जाएगा। तो यहाँ से जब कट जाएगा तो टोटल सही प्रश्न में से गलत प्रश्न जिसका उत्तर दिया है उस तो घट जाएगा, तो घटेगा तब जाकर एग्जैक्ट उसका 81 नंबर हो रहा है। 81 है कि 80 है? एग्जैक्ट 80 नंबर हो रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। तो अगर हम इसको दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको हम कर देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से जोड़ेंगे समीकरण को तो ये कट जाएगा, ये 3x बराबर ये 180 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 180/3 हो जाएगा, यानी 6×3 18, यानी 60 अंक। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था? तो हमारा x क्या माने थे? x माने थे ठीक प्रश्नों की संख्या माने थे x। तो हमारा यही तो पूछ रहा है कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक उत्तर कितना दिया? तो भैया 60 दिया, चूँकि इसको ही हमने माना था ठीक प्रश्नों के उत्तर। अब गलत प्रश्नों के उत्तर पूछा जाए कितना दिया है, तो भैया 100 में से हम घटा देंगे, चूँकि सभी ये तो है, तो 100 में से घटा देंगे 60, यानी 40 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर 60 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त है? इसका नियम ये होता है कि पहले भाजक में यानी 713 में दूसरे भाजक से हम भाग करके देख लेते हैं कि वो कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो हमारा नियम होता है कि भाजक 2 से हम शेषफल में भाग दे देते हैं। इस प्रकार जो अंततः शेष बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। 5 7 से जाएगा तो 7 5 ऐसा कर लेते हैं। 115 715 से भाग देने में शेषफल इतना होता है, 31 से करना पड़ेगा ना, भाजक 2 से भाग देना है। तो 31 से करेंगे तो 31 से दूना आपका 62 हो जाएगा, और ये 11 में से 2 गया 9 93 31 31 93 हो जाएगी, यानी पूर्णतः कट जा रहा है। यानी हम स्वतंत्र है कि इस 31 से शेषफल में भाग दे देंगे। तो शेषफल 115 है, 31 से हम कर लेंगे तो 31
तियाँ कर देते हैं तो 3 हो जाएगा और 3 तरीका 9 हो जाएगा। ये 5 में से 3 जाएगा 2, 11 में से 9 गया 2, यानी 22 आपका शेषफल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नियम यही होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सात नंबर क्वेश्चन दिया है, इतना को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है आपका 683 दिया है, इसका पावर 125 दिया गया है। ठीक है, और -598 दिया गया है और इसका पावर आपका 125 दिया गया है। अब माइनस में दिया गया है ये वाला है और माइनस दिया गया है 647 का पावर 125 और -598 का पावर आपका 125 है। ठीक है, तो को 36 से विभक्त करना है। इसको अगर आप 36 से विभक्त कर रहे हैं यानी इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा ये बता देना है। तो सबसे पहले आप ये नियम याद रखिएगा कि जब भी आपको x के पावर m माइनस का 1 दिखे, x के पावर m माइनस y के पावर m दिखे तो ये हमेशा किससे विभक्त हो जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये x माइनस y से विभक्त हो ही जाता है। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में आपको दिखे और यहाँ पे आपको विषम संख्या दिखे, क्या दिखे, यहाँ पे विषम संख्या दिखे तो आपको इससे ये हमेशा विभक्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, इस नियम के तहत हम क्या कर देंगे, इस नियम के तहत हमारा पहला इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 683 में से सिंपल घटा देंगे x माइनस वाई यानी 598 घटा देंगे। और फिर इसमें से हम क्या कराएंगे, ये वाला देखिए ये भी वही है पावर लेकिन सेम होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो इसमें भी ठीक है, इसको घटा देंगे 647 में से 598 घटा देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से घटाएंगे 13 में से 8 गया तो 8 5 13, 7 में से 9 गया, 17 में से 9 9 8 17, यहाँ पे बच गया ख़त्म। यानी इसमें से फिर घटा देंगे 17 में से 8 गया 9 8 17, 3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 9 4 13 और यहाँ पे ख़त्म, यानी 49 हो जाएगा। इसमें 36 से भाग देना है, 15 में से 9 गया 9 6 15 और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 36, 36 में 36 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी आपका बोल रहा है कि इसमें क्या विभक्त हो तो शेषफल क्या होगा, तब जब विभक्त हो जाएगा तो शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 हो जाएगा। अगर विभक्त हो गया तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपका कह रहा है इतना इतना के सार गुणनखंड ज्ञात कर देना है। तो आपका दिया है 527 का पावर 379 प्लस 473 का पावर 379। ठीक है, एक ये है एंड दिया है तथा दिया है 527 का पावर 166 और माइनस 473 का पावर जो दिया गया है 166। ठीक है, इसका सार्व गुणनखंड मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा पद है, सार्व गुणनखंड वो ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, दो नियम याद रखते हैं। पहला नियम तो अभी बताया कि x के पावर m माइनस वाई के पावर m है तो इसका एक गुणनखंड हमेशा x माइनस वाई होता है। ये पावर हमेशा सेम होना चाहिए और विषम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई होता है, कन्फर्म है। लेकिन अगर ये प्लस में है ना तो प्लस वाला नियम कर लीजिए, तो प्लस भी करेंगे तो वही होगा, माइनस वाला में विषम में वही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम इस नियम को कर रहे हैं, मतलब इसी का ना काम पड़ेगा। तो एक नियम याद रखिएगा, किसी भी x के पावर m अगर वो विषम है और प्लस में है तो उसका एक गुणनखंड x प्लस वाई होता है। और अगर x के पावर m और माइनस y के पावर m हो और ये दोनों m जो है ये दोनों m अगर सम होता है तो इसका एक गुणनखंड ध्यान रखिएगा x प्लस वाई होता है। यहाँ माइनस है फिर भी x प्लस वाई एक गुणनखंड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम है पावर में। ठीक है, इसको चेक करने के लिए छोटी संख्या को लेकर आप चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ये नियम को याद रखेंगे, आप चेक करके भी देख सकते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी 527 हो जाएगा, अब प्लस में 473 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक गुणनखंड इस नियम के तहत। और इस नियम के तहत हमारा क्या हो जाएगा, इस नियम के तहत इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब ये वाला x और ये वाला y, यानी 427 और माइनस 473। देखिए नियम में इसमें मिला लीजिए क्या है, पावर में सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है। तो हमने बताया x के पावर m, कोई सम संख्या m है और उसके बीच में माइनस भी हो तो हमारा क्या हो जाता है, x प्लस वाई ही इसका एक गुणनखंड हो पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ विषम संख्या है, तो इसका एक गुणनखंड x प्लस वाई ही होता है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000 ये हो जा रहा है। एंड में कर लीजिए, इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे, इसके नियम के तहत ये जोड़ेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से उभयनिष्ठ पूछ रहा है तो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, 1000 है, तो यहाँ एक एंड एक बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल उभयनिष्ठ गुणनखंड के सारे गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब आपसे 9 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया। करना था 34 से गुना किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, 34 से गुना करना था, अच्छा गुना करता, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, मतलब यहाँ 3 था ना, इसको ये क्या किया है, 3 को 8 पढ़ लिया है, 3 को 8 पढ़ लिया तो भैया 84 हो गया। इसमें इससे उस संख्या से गुना कर दिया, मान लीजिए वो संख्या x है, उस संख्या को 84 से गुना कर दिया, इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। तो कहने का मतलब गुना करना था 34 से, कर दिया 84 से, तो सिंपल 34 84 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो करना था 34 से लेकिन कर दिया 84 से, तो 84 का जो गुणनफल आएगा और 34 से करना था उसका जो गुणनफल आएगा, इन दोनों का अंतर हम कर देंगे सिंपल 5600। चूँकि इनका अंतर आ रहा है, उसका ठीक उत्तर इतना अधिक था, यानी अधिक था तो अंतर होगा तभी ना अधिक या कम का पता चलेगा। किसी भी दो नंबर्स में जब हम कम या अधिक कहते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल अंतर करके देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 2 और 5 है, इसमें हम कहेंगे कि 2 5 से 3 कम है, तो भैया क्या कर रहे हैं, इसके बीच में कैसे हमें पता चला कि 3 कम है, तो इसको अंतर कर रहे हैं, दोनों का अंतर कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तभी पता चला। अगर हम कह दें कि 5 2 से 3 अधिक है, तो कैसे पता चला, इसको दो, इसमें दोनों के बीच का अंतर किए तभी तो पता चला है। तो इसलिए हम इन दोनों के गुणनफल का अंतर कर देंगे और इस अंतर का वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ से हम सिंपल क्या कर देंगे, इसको हम कर लेते हैं। तो 84 x में से ये 34 x घट जाएगा, तो ये 5600 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा 4 4 0 8 में से 5 50 x बराबर 5600 हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, 5600 बटा 50। ये काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 112 वो संख्या थी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है 10 नंबर में, इतना तथा इतना के सार गुणनखंड ज्ञात कर देना है, इतना और इतना के। तो भैया 23 का पावर 19 है और प्लस 19 का पावर 19 है, इसका एंड दिया है तथा दिया है 23 का पावर 23 है और फिर आपका 19 का पावर 23 है। इसका सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो अभी बताया कि जब भी पावर सम हो, सॉरी विषम हो, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, x है y है, दोनों का एक सार गुणनखंड x प्लस y होता है, मतलब इन दोनों का एक गुणनखंड 23 प्लस 19 हो जाएगा। इन दोनों का एक गुणनखंड 23 प्लस 19 हो जाएगा, चूँकि इसमें भी विषम संख्या ही है पावर में। अगर सम होता तो ये क्या होता, सम होता तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होता, सम भी होता तो पावर में सम का स्थिति नहीं पैदा होता। जब भी एक ध्यान रखिएगा, x के पावर m और प्लस y के पावर m अगर आ जाए ना, और इसका आपसे पूछ दिया जाए अगर ये सम आ जाए, संख्या सम, ये सम आ जाता है तो इसका कोई भी गुणनखंड ना होगा, न तो x प्लस वाई होगा न तो x माइनस वाई, इसका कोई भी गुणनखंड हो ही भी नहीं करेगा। तो जब भी यहाँ पे प्लस आएगा तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, जब भी प्लस आएगा तो पावर में हमेशा विषम संख्या ही आएगा,
पावर में विषम संख्या ही आएगा। अगर प्लस दिया है और पावर में सम संख्या दिया है, ऐसा कंडीशन तो पहले बनेगा नहीं। अगर बन भी जाता है तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा जिससे आप इन सबके जोड़कर या घटाकर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन पैदा ही नहीं होगा, ये नियम बनेगा ही नहीं। ठीक है, जब भी यहाँ प्लस बनेगा तो यहाँ पे विषम संख्या ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये विषम संख्या आ गया तो इसका एक साथ गुणनखंड, एक गुणनखंड हमारा x प्लस वाई हो जाता है, यानी कर देंगे 9 4 13 2 1 3, एंड कर देंगे 9 3 12 न होगा, 9 3 12 और 2 1 3 1 4 होगा, 42 होगा। ये भी 42 होगा। दोनों में सार गुणनखंड यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 42, तो एक एंड एक हो जाएगा, यानी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 42 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। तो पहले हम भाज्य बराबर एक कंडीशन लिख देते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भागफल और जोड़ शेषफल होता है। कह रहा है इसमें कंडीशन में कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो, अगर 46 शेषफल दिया है, अब कंडीशन पर तो भाज्य क्या होगा ये वाला ज्ञात कर देना है। तो सिंपल शेषफल 46 दे दिया गया और फिर कंडीशन शुरू से पढ़ते हैं। भागफल का 10 गुना है, कौन सा भाजक, ये भाजक जो है भागफल का ये 10 गुना है। तो भागफल का क्या बोल रहा है, भागफल का 10 गुना मतलब इसका ये 10 गुना है और इसका कितना गुना है देखते हैं, शेषफल का 5 गुना है, यानी इसका ये भाजक जो है 5 गुना है। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 से गुना कर दिए, 6 5 30 का 0 हो जाएगा और 4 5 20 और 3 23, 230 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि तब कह रहा है कि भागफल का 10 गुना है ये भाजक, इसका 10 गुना है, तो जाहिर सी बात है जब ये 10 गुना है तो इसका ये 10 भागे होगा, यानी ये क्या हो जाएगा 230 का 10 भागे होगा, 10 भागे होगा। चूँकि ये भागफल का ये 10 गुना है तो जाहिर सी बात है भाजक का ये 10 भागे होगा, तो 10 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भागफल 23 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ओवरऑल हमारा भाजक 230 होगा और ये 23 होगा और ये केवल 46 हुआ। तो यहाँ से संख्या निकल जाएगी, गुना कर देंगे तो 23 में 23 से गुना करते हैं तो 3 3 का 9 और 3 दूना का 6 दूना 12 हो जाएगा और 529 होता है ना, अरे 529 होता है, इस पर एक 0 बैठा देंगे, 46 जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 9 4 13 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, हाँ 5 ही होगा, यानी 53 36 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो संख्या जो होगी 53 36 हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 3 को क्रमागत जोड़ने पर योगफल 180 197 260 इतना प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कर देना है। तो मान लेते हैं वो संख्या आपका 100 वाई है, जेड है और फिर एक ए है, 4 संख्या है और कह रहा है 3 3 को जोड़ने पर क्रमशः, तो एक्स वाई जेड पहले जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई जेड इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आ रहा है हमारा कितना योगफल, तो क्रमशः योगफल दे दिया गया है आपका 180 आ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अब की बार वाई जेड ए जोड़िए, वाई जेड और ए जोड़ते हैं तो इस प्रकार से योगफल 197 आता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जेड ए और फिर आ जाइए एक्स पर, अब की बार जेड प्लस ए प्लस एक्स जोड़ रहे हैं तो आ रहा है हमारा क्या 208। फिर जोड़ रहा है हमारा क्या, अब यहाँ से हमने जेड से जोड़ दिया, अब ए से जोड़ेंगे एक्स वाई तक, तो ए प्लस एक्स प्लस वाई अगर जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है आपके पास कितना, ये आ रहा है 222। तो कह रहा है प्रत्येक संख्या ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, अगर एक चीज़ यहाँ से नोटिस करें हम तो z हमें देखना है कि कितनी बार आ रहा है इसमें। अगर सबको जोड़ देते हैं तो एक बार z, ऐसा करते हैं x पर ले लेते हैं, x एक बार यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 3 x प्राप्त हो रहा है। यानी टोटल आप जोड़िएगा ना टोटल आप जोड़िएगा तो 3 × x प्लस वाई प्लस जेड
अब प्लस ए प्राप्त होगा। टोटल आपका क्या होगा, ये प्राप्त होगा। जैसे देख लीजिएगा 3 गो एक्स होगा तो 1 2 3 एक्स हो गया, 3 गो वाई होगा तो 1 2 3 वाई हुआ, 3 गो जेड होगा तो 1 2 3 गो जेड होगा, 3 गो ए होगा 1 2 3 ए हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से 3 गो सब प्राप्त होगा तो 3 कॉमन ले लिए हैं। अब इसको जोड़ देना है। 8 2 10 7 17 का 7 हासिल 1 8 1 9 9 18 और 2 20 का 0 हासिल 2 और 2 1 3 1 4 4 2 6 और 2 8 807 हो रहा है। यानी कहने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए का मतलब हमारा 807/3 कर देंगे तो 3 से काटेंगे तो 8 7 15 कट जाएगा, 3 दूना का 6 3 6 का 18 और 3 9 27 269 हो रहा है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए का वैल्यू हमारा 269 हो गया। तो जाहिर सी बात है भैया x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वाई जेड प्लस ए का वैल्यू घटा देंगे। तो यहाँ से हम कर देंगे x बराबर क्या होगा 269 में से इसका वैल्यू घटा देंगे तो y प्लस जेड प्लस ए कितना आया है, y प्लस जेड प्लस ए बराबर 197 है। तो सिंपल 197 घटा देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। y ज्ञात करना है, यहाँ से y ज्ञात करना है तो x प्लस जेड प्लस ए घटा देंगे, यानी x प्लस यहाँ से घटा देंगे। अगर y हमें घटाना है तो y प्लस जेड प्लस ए घटा देंगे, y निकालना है तो y वाले पद छोड़कर z प्लस ए प्लस एक्स घटा देंगे, z प्लस ए प्लस एक्स घटा देंगे, यानी 208 वाला पद को घटा देंगे। तो 269 में से 208 घटा देंगे, 208 वाला पद, ठीक है। अगर z निकालना है तो z वाले पद ख़त्म कर देंगे और यहाँ से हमारा z निकालना है तो ए प्लस एक्स प्लस वाई घटाएंगे, ए प्लस एक्स प्लस वाई यानी 222 घटाएंगे 269 में से 222। अगर एक्स वाई जेड ए निकालना है तो जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड घटा देंगे, तो हमारा 180 है, 269 में से 180 घटा देंगे। अब घटाइए, 9 में से 7 जाएगा, 2 6 16 में से 9 गया, 9 7 16 72 आ जाएगा ये वाला आंसर। अच्छा यहाँ से हम कर लेते हैं, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 6 में से ये तो 6 हो जाएगा, ये ख़त्म 61 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये ख़त्म 47 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 होगा 89 आंसर। यानी ओवरऑल आंसर आपका आएगा 72 61 47 और 89 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी आगे पीछे हो सकता है 89 72 61 47, 89 72 61 47 आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये आएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेरह नंबर देखिए, तेरह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक 3 अंकों की संख्या 2a 3 इतना को इतना में जोड़ने पर 3 अंकों की प्राप्ति इतना होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो इतना का मान क्या था। देखिए 2a है और 3 है, इसमें जोड़ दिया जा रहा है कितना 326, तो प्राप्त कितना हो रहा है, प्राप्त 3 अंकों की संख्या 5b9 हो रहा है प्राप्त, ठीक है। तो जो 9 से पूर्णतः ये वाला जो है 9 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तो 9 से पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को योग जो होगा 9 से विभक्त होगा तो 9 से विभक्त हो जाएगा, या फिर 9 के गुणज से विभक्त होना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे b का मान रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, 5 9 5 14 होता है, और 14 में कितना और रख दें कि हमारा वो 9 से विभक्त हो जाएगा। तो 14 में अगर हम 4 और ऐड कर देते हैं तो 14 4 18 हो जाएगा, और ये 18 9 से विभक्त हो जाता है, तो ये मान संतुष्ट। छोटी सी छोटी संख्या मान कौन सी है, 4 यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो b के स्थान पर हम 4 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा b का वैल्यू 4 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो b का वैल्यू हम स्वतंत्र हैं, b बराबर 4 हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे b के स्थान पर हम 4 कर देते हैं। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 2a 3 हो जाएगा और ये प्लस प्लस क्या बराबर कर देते हैं, 549 में से घटा देते हैं 326 को, ठीक है। यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 10a प्लस 3 बराबर लिख सकते हैं, इसको घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 3 गया 223 हो जाएगा। यहाँ से घटा देंगे तो 10a बराबर 223 में से घटा लेते हैं 203 घटा लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा 20/10,
यानी 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी 2 ए का वैल्यू आ गया। तो बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2 निकल गया। अब हमें दिया है इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कैसे घटा दिए। देखिए यहाँ पे घटाने का नियम होता है, जैसे 520 लिखे हैं ना, तो इसमें होता क्या है कि ये है इकाई का स्थान, ये दहाई का स्थान, ये इकाई दहाई और ये सैकड़ा का स्थान है। तो सैकड़े में 100 से गुना किया जाता है, इसलिए हमने 2 में 100 से गुना कर दिया, 2 से आ गया। दहाई के स्थान पर ए है तो दहाई में 10 से गुना किया जाता है, तो ए में 10 से गुना करते हैं, 10 से हो गया। उसी प्रकार इकाई में 1 से गुना किया जाता है, तो इकाई के स्थान पर 3 है, 3 में 1 से गुना किया 3 ही है, इसलिए हम यहाँ पे क्रम लिखे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब हमें दिया गया है एक इक्वेशन, उसको मान रख के सॉल्व कर देना है। तो कह रहा है 5a माइनस 2b का वैल्यू निकाल देना है। तो 5 गुना ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर 2 रख देना है, और माइनस 2 बी के स्थान पर 4 रख देना है, तो रख दें हैं। 5 दूना 10 में से 4 दूना 8 घटा देंगे, आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 13 का 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, अरे यार गला क्यों फंस रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 32 और 57 का पावर में दिया है 683 को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कितना से भाग दिया जा रहा है भैया, भाग दिया जा रहा है आपका 32 56 से भाग देने की बात कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा में 32 56 ऐसे कर लेते हैं, 32 56, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक नियम जानते हैं, x के पावर m अगर रहता है उसमें से अगर हम 1 घटा देते हैं और x माइनस 1 से ये हमेशा पूर्णतः भाग लग जाता है, पूर्णतः भाग लग जाता है। जब भी इस फॉर्म में कोई संख्या दी रहती है और यहाँ पे विषम संख्या हो या फिर आपका सम संख्या हो, विषम संख्या हो या सम संख्या हो, कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते ध्यान रहना चाहिए इसमें 1 घटा कर अगर भाग दिया जा रहा है तो विषम संख्या हो या सम संख्या हो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये हमेशा x माइनस 1 से विभक्त हो जाता है। तो इस फॉर्म को हम कैसे बिल्ड करेंगे, इस फॉर्म को हमेशा बिल्ड करेंगे 32 57 का पावर जो दिया गया है ना 683, इसमें से हम 1 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही बात है, रूप परिवर्तित होना चाहिए, मान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो रूप परिवर्तित हो जाएगा, मान में तो वही है। अब इसमें हम भाग देते हैं 32 56 से, तो जाहिर सी बात है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 32 57 का पावर 683 लिख देंगे। अब बटे में कर देते हैं 32 56 कर देंगे, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 57 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस करके 1/32 56 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्म बिल्ड हो गया, x के पावर m माइनस 1, यहाँ 1 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इस पद को इतना हमने एक साथ ले लिया है, तो इस पद को यहाँ लिखे हैं और प्लस 1 में ये लगा देंगे, फिर हमारा हो जाएगा। तो इसको हमने कर दिया है। तो ये फॉर्म किस प्रकार से बन रहा है, 32 57 के पावर 683 माइनस 1, यानी इसके पावर बन रहा है, यानी सम हो विषम हो 1 घटाकर अगर भाग दे रहे हैं तो इसका हमेशा पूर्णतः विभक्त हो जाता है। विभक्त जब भी हो जाता है कोई संख्या किसी भी संख्या से, तो उस स्थिति में हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ शेषफल 0 हो जाएगा। और देखिए किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते तो हमेशा उसका रिमाइंडर यानी शेषफल वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी 1 ही प्राप्त होती है। तो 1 में कोई किसी भी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी ओवरऑल शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे जनरली आपको ट्रिक क्या बताया जाता है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए x के पावर कोई भी संख्या विषम संख्या के रूप में आता है या सम संख्या के रूप में आता है, अगर इससे 1 कम से भाग दिया जाता है, इस संख्या के 1 कम से अगर भाग दिया जाता है तो सोचना नहीं है, उसके उसका शेषफल हमेशा 1 आ जाता है, उसका शेषफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। हम बता देते हैं जनरली, अक्सर ऐसे ट्रिक के माध्यम से रटवाया जाता है, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट ये होता है, अगर विषम हो सम हो और पावर 1 घटा कर दिया जाता है तो ये हमेशा चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा इसका शेषफल
पूर्णतः कट जाएगा तो ये शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस में होता, अगर प्लस में होता तो हमें केवल देखना पड़ता क्या, विषम संख्या यहाँ पे होता। अगर प्लस में होता तो हमेशा विषम संख्या आता, और विषम संख्या आता तो उसका शेषफल वही संख्या हो जाता है यहाँ जो प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन में पीछे भी बता दिए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गई है बातें। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि प्लस में होता, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस में होता और यहाँ पे अगर आपको कोई सम संख्या आ जाता तो उस केस में यहाँ पे +1 से वो डिवाइड हो पाता, -1 से नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे +1 से डिवाइड होता, ना कि -1 से। हालांकि ये नियम आप यह इसी के लिए इतना रख दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पिछले मैंने जो एक प्रश्नावली में, प्रश्नमाला में जो दिया गया था, 2-4 क्वेश्चन थे, वहाँ पे आपको कंसेप्ट सही से समझा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा, प्रश्नमाला 1A में कौन सा नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया, 84 159 के समीप तक कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले 97 से हम भाग लगा कर देख लेते हैं। 97 से 84 159 में भाग लगाते हैं और इसके करीब पहुंचने के लिए हम आगे क्रिया करते हैं। पहले देख लेते हैं, 97 से अगर करते हैं 8 बार में तो 8 7 56 का 6, 8 5, 8 9 72, 577 हो जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए, 11 में से 6 गया, 6 5 11, 13 में से आपका 7 गया, 7 6 13, और यहाँ 6 7 ये खत्म हो जाएगा, 65 ये बच गया, 655। ठीक है, 6 बार में जा सकता है, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 6 9 54, 4 58, 54 को 4 को 58, 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गया, 8 7 15, 73 खत्म हो जाएगा। यहाँ 9 हो जाएगा। अब कितने बार में जा सकता है, आपका जा सकता है 7 9 63, 7 से करते हैं, 8 9 72 नहीं जाएगा, 7 से कर लेते हैं, 7 9 से 9 37, हाँ ठीक है, 7 से जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 7 9 63 हो जाएगा, 4 67 हो जाएगा, 63 4 67 9 9 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 13 में 7 गया, 7 6 13, 60 आ रहा है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास 60 बच गया। अगर घटाते हैं, इसको विभाजित करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इसमें से इसको घटाकर जो घटा हुआ गया उसमें जोड़ देंगे, और या तो फिर इसमें से इसको घटाकर डायरेक्ट कर देंगे, वो 2 तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो विभाजता का जो नियम इसके करीब होगा, जिसमें से इसको कम से कम घटाया जाएगा संख्या, उसी को हम लेंगे। तो अगर इसको इसमें से घटा देते हैं, इसमें अगर इसको घटा देते हैं तो देख लेते हैं, ये तो 60 है, तो 60 घटाना पड़ेगा, या फिर कितना कम घटाना पड़ेगा, तो जो कम घटाना पड़ेगा उसी वही संख्या इसके करीब होगी। तो मान लेते हैं 2 तरीका होता है घटा इसको विभाजित करने का। तो एक तो इसमें से घटाएंगे, जो संख्या आएगी उसको इसमें जोड़ देंगे तो वो संख्या विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले घटाते हैं, 97 में से 60 को घटा देते हैं, कितना आता है, 7 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। 37 अगर इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 37 जोड़ेंगे तो इसके करीब में आएगा, और इसमें से क्या घटाएंगे, 60 घटाएंगे। तो भैया 60 जब घटाएंगे तो ये काफ़ी ये हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, तो इसके करीब ही ना होगा। तो अगर 37 जोड़ेंगे तो इसके करीब रहेगा, 60 घटाएंगे तो काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके करीब वो संख्या क्या हो जाएगी, 37 घटानी पड़ेगी। तो अगर 37 घटानी यानी 37 जोड़नी पड़ेगी, इसका नियम होता है कि इसमें से इसको घटाकर इसको जोड़ना होता है, तब विभाजित होता है। लेकिन ये शेषफल डायरेक्ट घटा देता है तो भी विभाजित होता है, लेकिन हमें छोटी संख्या घटाएंगे, छोटी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी तो ये इसके करीब होगी। अगर 60 घटाएंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, अगर 37 जोड़ देंगे तो इसके करीब रहेगा और साथ ही साथ विभाजित भी होगा। तो ये हम रख देंगे 37। यानी अगर इसको संख्या पूछ रहा है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 84 159 में 37 को जोड़ देंगे। 9 7 16 का 6 हासिल हो जाएगा आपका, 1 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 84, यानी 84 196 इसके करीब होगा। और न कि अगर इसमें मान लीजिए घटाकर देख लेते हैं तो 84 159 में अगर 60 घटा दे तो भी विभाजित होगा, लेकिन ये करीब नहीं होगा, इसके काफ़ी कम हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 15 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया, 9 6 15, और ये हो जाएगा हमारा 0, और ये 4 हो जाएगा 84, 84 0 99 हो जाएगा, ये 84 196 होगा। तो ये सबसे करीब है इसके, न कि ये वाला इसके करीब है। तो जो करीब होगा उसी को ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 84 196। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे।
बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इतना में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि जोगफल 137 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 137 से जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संख्या कम पड़ रही है उसमें, तो 137 से पहले भाग देते हैं 36,920 में। तो क्या करेंगे, सिंपल 137 दो बार में जा सकता है, 7 दूना 14 हो जाएगा, 13 दूना 26, 1 27, 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 16 में 7 गया, 9 7 16 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2। कितना बार में जा सकता है, 13 78, 13 7 91, काफ़ी करीब हो जाएगा। 6 से करते हैं, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 13 78, 78 गो 4 गो 8 4 12, 78 4 82, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 में से 130 हो रहा है, यहाँ 137, ठीक है, 6 बार में जा रहा है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये 2 उतार दिए, 0 बच गया, 1300 बच गया। अब कितना बार में जा सकता है आपका, 9 13 9 17, हाँ 117, 9 बार में जा सकता है। तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, और 9 13 9 117, 6 7 6 13 123, ठीक है, ये हो जाएगा। घटेगा तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया है 67। अब हमें कह रहा है कि कितना जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, वही हमारा जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी। 137 में से 67 को घटा देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, और 13 में से 6 गया 7 76, यानी 70 और जोड़ देते हैं। तो ये इसमें अगर 70 और जोड़ते तो ये 137 के बराबर हो जाता, तो ये कट जाता, तो यानी जोड़ने वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। भाई नहीं दिख रहा है क्या, चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। अब की घटाने वाली बात कर रहा है, तो घटाने वाली तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 287 से पहले भाग लगा देते हैं, कितना है 43 40 और 81 में भाग लगाते हैं 287। तो ये एक 2 बार में भी तो नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा, तो आपका हो जाएगा 287। घटाएंगे 14 में 7 गया, 7 12 में से 8 गया, 4 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 0 उतार देंगे। कितना बार में जा सकता है, 2 5 10, 5 से ले चलते हैं, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14, घटेगा तो ये 35 हो जाएगा, ये तो दिख रहा है 35 हो जाएगा, अरे 35 हो जाएगा। उसके बाद 8 उतार देंगे। अब कितना बार में जा सकता है, 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में ले चलते हैं, 287 होगा, घटेगा 1 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15, ये ख़त्म हो जाएगा, 71, 1 बचेगा, 711, 2 बार में जा सकता है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, दिख रहा है ना, 7 दूना 14 हो जाएगा, 28 दूना 56 और 1 57 हो जाएगा, घटेगा तो 11 में से 4 गया 7 4, 11 में से 4 गया 7 4 11, और 10 में 7 गया 3, यानी 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे बच गया 6 में से 5 गया 1, 137 बच रहा है। तो सिंपल हम क्या घटा देंगे, घटाई जाने वाली संख्या 137 हो जाएगी, 137 हो जाएगी, सिंपल इसी शेष को घटा देंगे, वो संख्या निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अट्ठारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना होता है, तो 67 से विभक्त करने के लिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले लिखते हैं, 2 2 4 1 5, या 1 लाख हो जाएगी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। 2 बार में जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा, 67 हो जाएगा, घटेगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 6 हो गया 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 0 उतार देते हैं। अब आपका कितना बार में जा सकता है, 67 आपका 6 चौके 24, 4 बार में जा सकता है, 5 6 के 30, काफ़ी 35 हो जाएगा, नहीं होगा 4 से, तो 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, 6 चौके 24 2 26,
10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 6 हो गया तो 12 में से 6 हो गया, 6 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 0 उतार लेते हैं, कितना बार में जा सकता है, 6 अट्ठे 72, 6 अट्ठे 72, 6 अट्ठे 48 होता है ना। तो 48 काफ़ी कर, 6 9 में 54, 9 बार में जा सकता है, 9 7 63 88, 6 9 6 के 54, 6 54 को 6 को 60 को होता है। 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ख़त्म, 0 उतार देंगे, 67 दूना जाएगा, 67 दूना जा सकता है बिल्कुल, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 12 1 13 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 34 हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात है, तो इसका तरीका होता है इसमें से इसको घटा दीजिए, जो घटा आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए। तो 67 में से घटा देना है 34 को, तो 7 में 4 गया 3, 3 हो जाएगा 33। अब इसमें हमें जोड़ देना होता है, तो ये जोड़ेंगे तो 100 और ये 33 हो जाएगा, ये 1000 और 33, यानी 1 2 3 4 5 6 6 को भी छोटी छोटी संख्या ये हो जाएगी, जिससे जो 67 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर 48 शेष बचता है। ठीक है, तो संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, इसका तरीका होता है 700 पहले भाजक में दूसरे भाजक से हम भाग लगा कर देख लेते हैं। पहला भाजक में दूसरा भाजक 29 है, अगर भाग लग जाता है तो हम स्वतंत्र हैं कि शेषफल में भाजक 2 से भाग कर सकते हैं, भाजक 2 से, यानी भाजक 2 29 है, 29 से भाग लगाते हैं, 29 3 से जा सकता है, 3 से करेंगे तो 9 3 27 और 3 2 6 1 7, 6 1 7 1 8 87 हो जाएगा, अरे नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 29 दूना 58 कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 29 9 3 9 4 9 5 9 दूना 9 3 7 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 7 बार में जाएगा, 63 38 6 7 दूना 14 26। ठीक है, ये कट जा रहा है, मतलब ये केवल चेक कर लेना होता है कि कट रहा है, तो जाहिर सी बात है भैया हम 29 से भाग कर देंगे, जो भी शेषफल आपका दिया गया है क्वेश्चन में। शेषफल दिया गया है आपका शेषफल 48 दिया था, इसमें एक बार में जाएगा तो 29 हो जाएगा, घटा लेंगे, 18 में से 9 9 7, 18 में से 8 गया यानी 9, 18 में से 9 गया 9, और 3 में से 2 गया यानी 19 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि वो आरंभ में 180 से कम थी। मान लेते हैं वो संख्या x है, तो कह रहा है कि इस संख्या में अगर हम 11 से गुना कर देते हैं, कहने का मतलब x अगर संख्या माने हैं, तो इस संख्या में अगर हम 11 से गुना कर देते हैं तो यह 180 से उतनी अधिक हो जाती है। तो ये 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी कि वो आरंभ में 180 से कम थी। समझिए बात को, किसी संख्या में 11 से गुना कर रहे हैं तो ये संख्या 180 से उतनी कम हो रही है, तो भैया हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि कितनी कम हो रही है। अगर हम उतनी कम कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वास्तव में कितनी कम हो रही है। तो किसी भी संख्या की तुलना करने के लिए, दो संख्याओं में तुलना करने के लिए कौन किससे कितना अधिक है या कौन किससे कितना कम है, तो हमेशा किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 5 को कह दें 8 से तुलना करने के लिए, तो अगर हम आपसे कहें कि 5 8 से कितना अधिक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 8 5 से कितना ज़्यादा है, सॉरी गलती बोल दिया, 5 8 से कितना कम है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 5 से कितना अधिक है। तो इसके बीच में हमेशा क्रिया क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में हम माइनस का प्रयोग करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितना कम या अधिक है। तो ये हम माइनस करते हैं। उसी प्रकार से कह रहा है किसी संख्या में 11 से गुना करने पर, यानी उस संख्या को हम x मान लिए हैं, 11 से गुना करने पर उतना अधिक हो रहा है जितना कि प्रारंभ में उतना 180 से कम था।
यानी 180 से उतना अधिक हो रहा है जितना कि 180 से वो प्रारंभ में कम था। तो कितना अधिक हो रहा है ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो माइनस का प्रयोग करते हैं, अभी जैसे बताते हैं हमेशा दो संख्याओं की तुलना करने के लिए हमेशा माइनस का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस किया है। और ये तो कंडीशन में कहीं रहा है कि प्रारंभ में 180 से जितना वो कम था, समझ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, 11x माइनस, अब इसी को हल कर देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर प्लस में x आ जाएगा, और ये 180 है ये प्लस में जाएगा तो 180 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 12x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू आपका 12 3 36 30 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, यानी वो संख्या क्या है 30 है। संतुष्टि के लिए आप इस यहाँ पे 30 का मान रखिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो भैया जी हम शुरू में ही इस टाइप के क्वेश्चन दिया गया था, अरे शुरू में ही दिया क्या गया था, सेम 1 नंबर क्वेश्चन कहिए या फिर 21 नंबर क्वेश्चन कहिए, वही क्वेश्चन है, सेम हूबहू वही है। तो दोबारा बनाया जाए कि छोड़ दिया जाए बताइए। तो वह संख्या ज्ञात करना है, सेम हूबहू 1 नंबर क्वेश्चन और 21 नंबर क्वेश्चन हूबहू है। चलिए फिर से बनाते हैं। मान लेते हैं कि भागफल हमारा कितना है, भागफल x है और शेषफल मान लेते हैं y है, शेषफल को y मान ली है। तो बोल रहा है कि x प्लस y दोनों का योग जो दिया गया है 8 दिया है, और दोनों के वर्गों का योग दिया है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर 34 दिया है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन के दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 8 टाइम 64 हो जाएगा। यहाँ से और सॉरी यहाँ पे माफ़ी की चाहिएगा, और 2xy प्लस में 2xy इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है 34 है, तो 34 रख देंगे और प्लस 2xy बराबर 64 कर देंगे। तो यहाँ से 2xy का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 माइनस 34, यानी आपका आ जाएगा 30। ठीक है, 2xy का वैल्यू 34 आ गया। हम एक फार्मूला जानते हैं, x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और माइनस 2xy हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का वैल्यू हम 34 रख सकते हैं, स्वतंत्र है, माइनस 2xy का वैल्यू क्या है, 2xy का वैल्यू 30 आया हुआ है। तो यहाँ पे 30 कर देंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा, 4 का वर्गमूल को निकाल देंगे, चूँकि स्क्वायर इधर रूट जाएगा तो रूट 4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इक्वेशन हम इसको 4 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, चूँकि 2 ही इक्वेशन माने हैं ऊपर तो 3 मान लेते हैं। अब हमें 1 और 3 से चलना है, तो 1 और 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कर देना है, जोड़ देंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अरे भैया ये क्या हो गया, गलती कर दिया क्या कहीं, ये 2 हो जाएगा, ये x प्लस वाई सेम क्वेश्चन है ना, ठीक तो है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 2x 8 2 10 हो जाएगा। चलिए जी ठीक है, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, कटेगा तो 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 आ गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भैया 3 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब x y निकल गया तो हमारे पास पूछ रहा है कि संख्या कौन सी है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो से भाजक 4 दिया गया है और भागफल हमारे पास आ गया कितना, x का वैल्यू हमने भागफल माना है तो भागफल 5 आ गया, और प्लस का हम कर देंगे शेषफल, शेषफल कितना आ गया 3, y 3 आ गया, तो 5 3 5 के 20 हो जाएगा, अब प्लस 3 कर देंगे, यानी ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब 21 नंबर हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 3 प्राकृत संख्याएं इतना के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं सभी संख्याएं जो है 2x है और फिर हमारा कितना है भैया 3x है और उसके बाद 4x है। ठीक है, अनुपात में यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग
तो हमने तो केवल संख्या लिखा है, इनका वर्ग कर देंगे तो ये ओवरऑल ये वर्ग, अरे भैया गुना काहे कर रहे हैं, वर्गों का योग बोल रहा है ना, मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। देखिए पहली संख्या को मान लेते हैं 2x² द होल स्क्वायर कर देते हैं और इनका वर्ग करते हुए जोड़ देंगे, 3x का होल स्क्वायर जोड़ कर देंगे 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का हमारा दे दिया गया है कितना योग है 116। ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा 116। ठीक है, 9 4 13 और 16 29 हो जाएगा क्या, 29x², एक ऐसा करते हैं 16 9 25 4 29, ठीक है का 116 हो जाएगा, इसलिए x² इज इक्वल टू 116 में 29 से भाग कर देंगे, 9 चौके 36 और 9 व 2 11, 4 हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया तो संख्या ज्ञात कर देना है। तो पहली संख्या 2x माने थे, दूसरी संख्या 3x माने थे, तीसरी संख्या 4x माने थे, तो 2 गुना 2 कर देंगे 4 हो जाएगी, 3 गुना 2 कर देंगे, 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगी, 4 गुना 2 करेंगे 8 हो जाएगी, वह संख्या क्या है 4 6 8 हो जाएगी। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं 719 जो है ना इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, और 187 जो है ना उसको हम b मान लेते हैं। इस प्रकार से जिस ऑर्डर में दिया है हम स्वतंत्र हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं पैटर्न के अनुसार, जिस तरह क्वेश्चन दिया है a² जोड़ b² भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, और प्लस में इसका फार्मूला a² जोड़ b² और प्लस 2ab होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में हम कर देंगे a² जोड़ b²। अब लास्ट में अंततः अगर ab का मान जहाँ बचता है वहीं पे हम सोल्यूशन कर देंगे। पहले देख लेते हैं, कटने वाला है कटा देंगे, कट जाएगा। ओवरऑल क्या बचेगा, डबल ऑफ a² जोड़ b² बच रहा है। अब बट्टे में हमारा a² जोड़ b² बचेगा। a² दो बार है, b² दो बार है, इसलिए डबल ऑफ a² जोड़ b² कर दिए, कोई दिक्कत, फिर गुना कर दिया 2a² जोड़ 2b² हो जाएगा। ठीक, अब इससे ये तो कट जाएगा तो बच गया 2। इसमें a और b का मान रखने के लिए कोई चर पद बचा ही नहीं है, तो जब चर नहीं बचा है तो फिर ये अचर पद हम किस चर के स्थान पर रखेंगे, नहीं रखेंगे, यानी इसका कांस्टेंट वैल्यू आएगा 2 ही आएगा आंसर। इस फॉर्म पर कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए और इस फॉर्म पर अगर दिया जाता है तो आप याद कर लीजिएगा हमेशा 2 ही इसका आंसर आएगा। ठीक, चाहे इस यहाँ पे कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या गुना करके दिया है, कुछ भी हो। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन, फिर देखेंगे लास्ट, उसके बाद अलविदा इस चैप्टर से। ये रहा हमारा 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसी पैटर्न पर है, सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हम आपको 8 से 24 जो है ना इसको हम a मान लिए हैं, और 395 दिख रहा है ना आपको, इसको हम b मान लेते हैं। और इस प्रकार से जिस तरह पैटर्न दिया है उसको हम सजा सकते हैं, a³ लिख सकते हैं और माइनस b³ लिख सकते हैं, बटा नीचे लिख सकते हैं a² जोड़ ab और जोड़ b² लिख सकते हैं। जिस तरह पैटर्न सजा है उसी को हमने यहाँ मान लिया, उसको रख दिए। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल a³ माइनस b का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है, ये फार्मूला होता है। और ये हम कर देंगे a² जोड़ ab जोड़ b² कर देते हैं। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो ओवरऑल बचेगा क्या, a माइनस b। तो ओवरऑल इस चर पद पर अचर पद को अब रख देंगे, इस चर पर इस अचर का प्रयोग करेंगे तो a का वैल्यू 824 है और माइनस b का वैल्यू 395 है। घटा देंगे, जो आएगा उत्तर होगा 14 5 5 9 9 5 14 11 में से 9 गया 9 2 11, यहाँ पे 7 में से 3 गया 7 में से 3 गया 4, 429 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन, ये 917 जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम a मान लेते हैं
और दूसरा 283 जो दिख रहा है उसको हम बी मान लेते हैं। इस प्रकार से हम पैटर्न को सजाएंगे तो ये बनेगा ए क्यू जोड़ बी क्यू ऊपर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और जोड़ बी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, देख लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और जोड़ बी स्क्वायर फार्मूला होता है। और ये नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर तो है है, इससे ये पूरा कट जाएगा, बच क्या गया ए प्लस बी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिखे ना, अगर ऊपर प्लस में आ रहा है ना तो दोनों को सिंपल जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक अगर समझना चाहते हैं तो ए क्यू जोड़ बी क्यू यानी इन दोनों को जोड़ देना है 917 और प्लस 283 जोड़ देना है, जो आएगा उत्तर होगा 7 3 2 8 9 1 10 2 9 11 1 12 यानी 12 से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर भी देख लिए, आशा करते हैं समझ में आ गई हुई बातें। चलिए, अगर इस टोटल क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ एंड एलसीएम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।